तेजपाल जी, आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी बातों को हमारे समक्ष रखें। ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी संस्था के मंच पर डायरेक्टर साहब बैठे और बाकी वो है, मेरे को ये स्टेज मिली हुई है। इससे बड़ा मेरे लिए कोई गौरव की बात नहीं हो सकती। दुख ये होता है जब सामने देखते कुर्सियों पे कोई नहीं है, क्योंकि हमारी दिक्कत क्या है जो मैंने एहसास किया। हाँ, पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं फौज में पहले तो 10 साल की एज में हॉस्टल में गया था, खेती से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर सैनिक स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में चला गया वहीं से, उसके बाद वहीं से इंडियन मिलिट्री एकेडमी और फिर आर्मी ज्वाइन की। 21 साल फिर आर्मी में नौकरी किया, फिर प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके जो बक्सा में स्कूल में लेके गया था वो फिर वापस मेरे घर पे आया और ये सोच के आया कि खेती करनी है। जो भी पैसा था, एक हमने अपना साथी ढूंढा, लाल कृष्ण यादव जी। जो भी हमारे पास पैसा था वो हमने सब खेती में लगा दिया। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई ट्रैक्टर नहीं था और कोई खेती का ज्ञान भी नहीं था। एक ट्रैक्टर खरीदा, काम शुरू किया, खेती किराए पे ली और कुल मिला के 2 साल में जितना पैसा लगाया था, जितने भी लाख था, वो जीरो होके और थोड़ा सा कर्जा चढ़ गया और हम हंसी के पात्र बन गए। हमारे परिवार के ये कहने लगे कि हमें पता है फौजी का दिमाग घुटने में होता है, और जितने हमारे पे टोंट कसे गए उतना ही मजबूती हमारे अंदर आती चली गई कि किसी न किसी तरीके से ये करके दिखाएंगे। किसी तरीके से 2 साल में जो सीखा, फिर कहीं से पैसा लिया, फिर शुरू किया काम। कुछ समझ में आ गया था कि कहाँ चोरी होती है, कौन बेईमाना करता है, किस तरीके से क्या क्या होता है। हमारे इस समाज में सब कुछ है, मैंने देखा बहुत नज़दीक से। हालांकि आज मंत्री जी कह रहे थे कि हमारा किसान बेईमान, मैं किसान का ही बेटा हूँ वैसे, और अब किसानी कर रहा हूँ। मेरा सारा परिवार किसान से आता है, तो हमारे यहाँ सब अवगुण है, अच्छी चीज़ें भी, अवगुण भी है। आपस में हम धोखाधड़ी भी करते हैं। कोई नहीं, हमने ये इंग्लिश कैरेट का हम काम करते हैं, तो ये 2 एकड़ बोई। तो हमारे जो पार्टनर थे उन्होंने दिमाग लगा के कहा कि ये गाजर की जो खेती है ये शायद हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तब ये साउथ में होती थी ये खेती, बेंगलोर वगैरह से आती थी, ऊटी से आती थी। नैंटेस वैरायटी है ये, ऑरेंज कलर की, ये कोल्ड स्टोर में रखी जाती है। तो हमने उस पर काम किया। काम करके हमने गाजर मंडी में भेजी, और जो ये रोना चल रहा है अभी, एक्सप्लॉयटेशन या क्या कहें हिंदी में, शोषण, हम उस शोषण के शिकार हुए। तो हमारे दूसरे पार्टनर एमएससी केमिस्ट्री और हम आर्मी में अच्छे ओहदे से आए थे, और जो शोषण कर रहा था उसकी शक्ल देखो तो 2 दिन रोटी अच्छी नहीं लगेंगी। पान चबाता हुआ, फलाना करता हुआ, मतलब कोई वो नहीं, ना कोई सिद्धांत ना और कुछ। तो बड़ी तकलीफ हुई। तो हमने अपने वो जो पर्ची आती थी, पट्टी आती थी लिखी हुई, तो हमने वो देखा कि किस तरीके से वो लिखी जा रही है। 500 रुपए का रेट बता के 50 बैग भेज दिए हमने। तो उसमें 500 में लिखे मिलेंगे 10 बैग, उसके बाद 400 में और 10 बैग, 300, 250, वो कुल मिलाकर 300 रुपए पे एवरेज पहुंचा देता था। उसके बाद उसमें डाक खर्चा, उसमें वो क्या बोलते हैं लेबर का, क्या उसमें धर्म खाता, मतलब हमारे से पैसा कटेगा, धर्मात्मा वो है। डाक खर्चा, जबकि आना जाना कुछ है ही नहीं, लेना देना है नहीं, डाक खर्चा किस चीज का, कोई नहीं। जब मैंने पहली बार जिंदगी में वो पट्टी देखी, वो देखा, तो हमने कहा ये तो शोषण है। तो हमारे जो साथी थे वो तो गांव के ही थे, उन्होंने, भाई ये बड़े आदमी तो ऐसे ही होगा। हमने कहा ऐसे कैसे होगा? बोले ऐसे ही होता है ये। हमने कहा भाई ऐसे होगा तो हम तो 1 रोटी कम खा लेंगे, धंधे को छोड़ो, मैं शोषण होके नहीं सो सकता। तो फिर क्या करें? बोले काम को बंद करो। बोले हमारे पार्टनर, भाई फिर क्या करें? हमने कहा और कुछ देखेंगे। तो बोला जब कोई आप ऐसा धंधा ढूंढ ले जिसमें आपका शोषण नहीं होगा तो मेरे को बता देना, फिर हम इसको बंद कर लेंगे। बात सही थी, हमने दिमाग लगा, कुछ नहीं कह पाए।
तो हमने कहा कोई ना कोई तो रास्ता होता है। तो उन्होंने एक चीज समझाई हमारे को कि हमेशा बड़ा आदमी शोषण करता है छोटे का, तो आप बड़े बन जाओ, आपका शोषण ही नहीं होगा। जो सरकार एफपीओ लेके आई है, जो मंत्री जी बात कर रहे थे, ये ही एक तरीका है बड़े बनने का। लेकिन हमारी अंदर की राजनीति, हमारे पंचायत चुनाव, मेंबर चुनाव, ब्लॉक समिति के चुनाव और बाकी आंदोलन, ये हमें इकट्ठा नहीं होने देते। हम इसको, खेती को अपना मेन धंधा नहीं मानते। बाकी नंबरदारी सब जरूरी है, खेती बाद में। हमने ऐसा नहीं किया। हम एक जुनून के साथ लग गए कि हमें इसमें गाजर में बड़ा बनना है, और कुदरत ने ऐसा वो किया कि अगले साल हमारे को शुद्ध मुनाफा 75 लाख रुपए हुआ। और हम उससे आगे बढ़ते चले गए। और हमने एक गलती क्या की, मेरी बरादरी जाट है, तो जाट को पैसा हजम नहीं होता, बढ़िया हजम कर लेता है। हम 75 लाख रुपए आते ही एकदम कूदने लगे, और हमने एक प्रोजेक्ट लगाया 6.5 करोड़ का, इंडिया का सबसे पहला कैरेट कोल्ड स्टोर, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट उस टाइम पे। लेकिन जो कंसल्टेंट थे उन्होंने हमारे को फेल कर दिया, और 2.5 करोड़ हमारे ऊपर कर्जा हो गया, और 5-7 लाख रुपए उस कोल्ड स्टोर को हर महीने में चाहते थे। और जो उसमें गाजर रखी है वो सब खराब होगी। वो रात को ट्रोलियों में भर भर के दूर दूर नालों में जाके डालते। क्वांटिटी, हमारी पैदावार बहुत बढ़ गई थी, तो कुछ बाहर के कोल्ड स्टोर में आलू के में भी रखा हुआ था, तो कुछ उसने जान बचाई, कुछ आप जैसों से मदद ली, लेकिन हम डिफॉल्टर नहीं हुए। ये मैं बड़े मतलब इसको अंडरलाइन कर रहा हूं कि हम डिफॉल्टर नहीं हुए, बैंक के या बिजली डिपार्टमेंट के किसी के भी। अपना जो प्रॉपर्टी थी, प्लॉट था, फ्लैट था, वो बेच बाच दिए, डिफॉल्टर नहीं हुए। तो ये बहुत, जो आगे आगे हमारे को बहुत बड़ा काम आया। हम किसान को मैं एक चीज बताता हूं, अगर अपना इज्जत सम्मान रखना है तो डिफॉल्टर ही नहीं होना। जब आप डिफॉल्टर होगे तो किस नाम की आपकी इज्जत की बात है। और जब आप ये सोच लेंगे मेरे को डिफॉल्टर नहीं होना, तो आप मेहनत भी उसी तरीके से करेंगे। तो मैंने देखा, आप ये डिफॉल्ट करना आम बात, कोई नहीं, उसको हमने उस झटके को झेला, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम बहुत स्ट्रांग थे और हर रोज और स्ट्रांग होते जा रहे थे। इसमें मैं एक चीज बताना जरूरी है, इसी टाइम पे बताना चाहूंगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये पूसा इंस्टीट्यूट ICR, ये इतना दुनिया का बेहतरीन इंस्टीट्यूट है कि जब बिना कुछ खर्चा किए, बिना कुछ वो करे, आपको ज्ञान मिलता है यहां पे। लेकिन ये देख सकते हैं आप ज्ञान कैसे खाली पड़ी हुई है कुर्सियां। हमारा किसान सोचता है मैं तो बहुत ही ज्ञानी हूं, तो सीखेगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं तो ज्ञान का भरा हुआ हूं, तो आपके दरवाजे बंद हो गए, आपके अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। आप यहां के सबसे पहले किसान अगर ये सोच ले कि मेरे को सीखना है, हर रोज सीखना है, मरते दम तक सीखना है, तो ये कुर्सियां नहीं खाली होती। मैं मुद्दे से भटक गया, सॉरी। तो कोल्ड स्टोर हमने उसको ठीक किया, वो हासिल किया, उसकी टेक्नोलॉजी और डेवलप किया, वो किया, सब संभाल लिया। 2 साल में, 3 साल में वो सब संभाल में आ गया। और हम बैंक का भी पैसा दे दिया, वो भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसके बाद हमने फिर बैंक से लोन लिया, फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, उसके बाद फिर लोन लिया, फिर उसको और ऐड किया। और आज आप सबके आशीर्वाद से हमारे पास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैरेट कोल्ड स्टोर है, 15,000 टन का। अब मैं डिफॉल्ट, ये बैंक लोन लिए, लिमिट ली, 1 रुपया कभी किसी को दिया नहीं, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि हम डिफॉल्ट का नाम कहीं था ही नहीं। और अभी
भारत सरकार की कोल्ड चेन स्कीम में 25 करोड़ का हम प्रोजेक्ट सबमिट किया है, लेकिन बैंक ने अप्रेजल करके 1 रुपया नहीं दिया, 3 दिन में अप्रेजल करके दे दिया। ये कारण है डिफॉल्ट का। अगर आपने धंधा करना है, बिजनेस करनी है, तो ये सबसे बड़ी बात रखिए कि एक रोटी कम खा लो, पर वो बैंक का या किसका कहीं पे डिफॉल्टर मत हो, क्योंकि आजकल सब चीजें जुड़ गई है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो मेहरबानी करके डिफॉल्ट ना हो। तो इस तरीके से, चलो कोई नहीं, मैं इसको फिर और छोटा करके बताता हूं कि हमने उसके बाद 3 चीजों पे हमारा बेसिक मुद्दा रहा, 3 चीजों पे, क्वालिटी, क्वांटिटी और कमिटमेंट। हमारे पास कभी भी किसान भाव तय नहीं कर सकता जब तक कि आप हमारे लेवल पर नहीं पहुंचो। हम दिल्ली में भाव तय करते हैं आज के दिन। आड़ती भाव तय नहीं कर सकता, आड़ती दिल्ली में बोली नहीं लगा सकता हमारे प्रोडक्ट की। वो हमारे लिए एक मीडियम है, बस वहां जाके बिक रहा है, इससे आगे कुछ नहीं। जो बिकेगा वो वापस दे देगा। और भारत सरकार का, ये दिल्ली सरकार का कानून है, 1 रुपए का कमीशन भी नहीं देना पड़ता। तो हम अपना प्रोड्यूस सरकारी एपीएमसी में बिना किसी कमीशन के, 1 रुपए खर्चे के, सिवाय लेबर के, आज हम बेचते हैं। उसका एक ही कारण है, और मैं वैसे बड़ी नहीं, मैं अपने को बड़ा बताने की नहीं कोशिश कर रहा। एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो आड़ती इतना बड़ा था, आज अगर मैं उससे बात कर लूं तो 1 हफ्ते तो वो वैसे खुश रहेगा, कर्नल साहब ने बात कर ली। ये है ताकत क्वालिटी में, क्वांटिटी में, कमिटमेंट में। हम किसान आदमी कमिटमेंट पे ध्यान नहीं देते। कुछ कह दिया, फिर अगले दिन और कुछ कह देते हैं, फिर उससे अगले दिन और कुछ कह देते हैं। हमने शुद्ध किसानी से आज 37 लाख की गाड़ी में बैठता हूं मैं, जो स्कूटर पे चलता था या मोटरसाइकिल पे। अगर मेरे को बेचने अपना माल जाना होता है कभी, तो मैं हवाई जहाज से जाता हूं, और मैं इसमें गर्व फक्र महसूस करता हूं कि मैं क्यों बेचारा कहा जाए। मंत्री जी ने कहा बेचारा किसान क्यों है, लेकिन जब वो भाषण देने लगे तो वो फिर बेचारा कहेंगे उसमें किसान को। क्यों नहीं किसान हमारी तरह खड़ा हुआ, क्यों नहीं वो शेर की तरह धाड़ेगा? लेकिन वो कब धाड़ेगा? जब वो मेहनत करेगा ईमानदारी से, क्वांटिटी, क्वालिटी और कमिटमेंट। आज हम तकरीबन 20,000 टन गाजर का काम करते हैं। कोई शायद इंडिया का स्टेशन नहीं है जहां नहीं बेचते हम गाजर, और कोई हमारे पास साइंस का फार्मूला नहीं है, कोई वो नहीं है। हम आए, डॉक्टर साहब से मिले, उससे मिले, उससे मिले, छोटे से मिले, बड़े से मिले, उनसे सीखा, उसका जाके एक्सपेरिमेंट किया। जो 8-10 टन होती थी वो आज 28 टन पे पहुंच गई है पैदावार, 28 से 30 टन पे। हम भाव को तय नहीं कर सकते मोटे तौर पे, ये तो अलग स्थिति है, हम करते हैं इसको, लेकिन मोटे तौर पे भाव तय नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि खेती का खर्चा घटा सकते हैं। हमारा दिमाग उस चीज में जाना चाहिए कि मैं कम से कम पैसे में कितनी बढ़िया पैदावार कर लूं। साइंस की जरूरत है, पढ़े लिखों की जरूरत है। इस धंधे को इज्जतदार धंधा बनाइए, आदमी गर्व महसूस करे। जैसे मैं जब आया फौज से तो 8-7 साल तक तो आदमी, अब तो काफी जान पता चल गया, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई पूछता था मेरा साथी क्या कर रहे हो, मैं खेती, नहीं खेती तो कर रहेगा, असली काम क्या कर रहे हो। हमने मेहनत की, काम किया, ईमानदारी से काम किया, कमिटमेंट को रखा। अब जैसे ये बिल भी आ रहे हैं, मैं बिल पे तो नहीं बात करूंगा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है। मान लो हम किसी से कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट से जबानी भी करें, मान लो कंपनी भी करेगी, तो कमिटमेंट तो चाहिए ना। लेकिन हमारा, मैंने देखा है कि 8 आने भाव बढ़ जाए, 1 रुपया भाव बढ़ जाए, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर सम्मान कहां गया। तो ये सबसे साइंटिफिक चीज है खेती, इसमें सारी चीज आती है। अगर आपको वैल्यू चेन में चलना है तो इसमें साइंस है पूरी की पूरी, इसमें मार्केटिंग है पूरा का पूरा, इसमें मैकेनिकल साइंस है, इसमें केमिकल साइंस है, इसमें बायोलॉजिकल साइंस है, इसमें सॉइल साइंस है, आप जितने नाम लो सारी चीज है। तो इसको अनपढ़ आदमी कैसे कर सकता है, आप मेरे को बताइए। आदमी को ज्ञान क्या नहीं पता तब पता चलता है जब उसको कोई थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है। हम हर साल सोचते हैं कि हम बादशाह हो गए, हमें सब पता है, और फिर नई चीज पता चलती है। अभी मैं पिछले महीने ही पूसा में आया था,
डॉक्टर साहब से मिले थे, तो एक ऐसी चीज बताई उन्होंने, हमें 20 साल हो गए, पता ही नहीं था। तो इस गैप को दूर करना है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा आना है और यहां से लेके उसको एक्सपेरिमेंट करके फीडबैक भी देना है, ताकि औरों का भी भला हो और वो जमीन पे जो काम हो रहा है, जो आप कर रहे हो, उसका साइंटिस्ट फायदा उठा पाए। मेरे को यही कहना था। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने की कोशिश करूं।